गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कौशल्या कुमारी टीजीटी इकोनॉमिक्स GM+2 हाई स्कूल रामगढ़। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3rd का मुद्रा और साख के विषय में थोड़ा अध्ययन करेंगे। मुद्रा और साख, मुद्रा और साख जो है उसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। मुद्रा जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द मनी से बना है और मनी शब्द मोनेटा शब्द से बना है। मोनेटा देवी जूनो का मंदिर का नाम है और उस मंदिर पे मुद्रा निर्माण का कार्य रोम में किया जाता था। और देवी जूनो जो है वो स्वर्ग की उसकी रानी कहा जाता है उसको, इसलिए उनको पैसे को अभी भी स्वर्गीय आनंद का साधन समझा जाता है। अभी भी उसको वो साधन माना गया है कि अभी भी हम पैसे से किसी भी वस्तु या साधन को खरीद सकते हैं, इसलिए इसे स्वर्गीय आनंद का साधन समझा जाता है। और देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा निर्माण का कार्य किया जाता है। हिंदी में मुद्रा शब्द का अर्थ चिन्ह या मुहर के अर्थ में किया जाता है, अर्थात अगर किसी वस्तु या कोई सामान है उस पर अगर कोई सरकारी चिन्ह या मुहर लगा दिया जाए तो उसका मुद्रा के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। बच्चों, आदिकाल में मनुष्यों की जो आवश्यकताएं थी वो बहुत ही सीमित थी। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अगर भूख लग गई हो तो वो जंगलों से फलों या को तोड़ कर खा लेता था, या प्यास लगी तो झरनों को वो पानी पी लिया, या अगर गुफाओं में कंदराओं में रह लिया, अर्थात उनकी आवश्यकताएं सीमित थी। वो स्वावलंबी था, उसे किसी दूसरे व्यक्ति पर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ता था। और अभी जैसे है कि जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास होता गया या हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होता गया, वैसे वैसे मनुष्यों की आवश्यकताओं में भी बहुत अधिक बढ़ोतरी होती चली गई। आज हमारी आवश्यकताएं जैसे कि अन्न है, वस्त्र है, कपड़ा है, मकान है, फ्रिज, टेबल, बहुत सारे मोबाइल है वगैरह। और अगर एक व्यक्ति अगर ये चाहता है कि हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हम खुद अकेले कर लें तो ये असंभव है। इसलिए आज क्या करता है व्यक्ति कि किसी एक वस्तु के उत्पादन में अपनी सारा समय बिताता है और उस वस्तु के विक्रय से, मार्केट से वो मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर उस मुद्रा से अपने अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर लेता है। ठीक है। इसके बाद मुद्रा जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। मुद्रा के अंतर्गत किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी, नोट, सिक्के इत्यादि को शामिल किया जाता है। और भारत का मौद्रिक प्राधिकरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और इससे पहले जब हमारी अर्थव्यवस्था में या हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं आया था तो उससे पहले इसका कार्य, देश के केंद्रीय बैंक का कार्य इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता था। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। केंद्रीय बैंक के रूप में इसे स्वीकार किया गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया। अब साख के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हिंदी भाषा का साख शब्द अंग्रेजी भाषा के क्रेडिट शब्द और लैटिन भाषा के क्रेडो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विश्वास। इस प्रकार साख शब्द का अर्थ हम विश्वास से ले सकते हैं। और हमारे देश में साख निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बैंकों द्वारा की जाती है। और बैंकों के विषय में जानकारी हम इसी अध्याय में आगे के क्लास में लेंगे। अब वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मान लीजिए बच्चों, जब अभी हम मार्केट में जाते हैं, किसी भी वस्तु का हमारे पास पैसा है तो उस पैसे से अपनी आवश्यकता की जो भी हमारी वस्तुएं रहती हैं उनको खरीद के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था तब क्या वस्तुओं का विनिमय नहीं होता था? उस समय भी होता था। और उस समय वस्तुओं का विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत 2 बातें आती हैं। पहली बातें ये हैं
कि एक व्यक्ति जो वस्तु खरीदने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति बेचने की भी इच्छा रखे, अर्थात आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक है। अब हम आवश्यकता का दोहरा संयोग के विषय में जानकारी लेते। ये आवश्यकता का दोहरा संयोग है क्या? तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो जूता बना रहा है, वो जूता निर्माता है और उसे गेहूं की आवश्यकता है, अपने जूते के बदले उसे गेहूं की आवश्यकता है। अब गेहूं की आवश्यकता है तो उसे एक ऐसे किसान को ढूंढना पड़ेगा जो गेहूं उपजाता हो, लेकिन गेहूं उपजाना ही ज़रूरी नहीं है, उसे एक ऐसे किसान को ढूंढना होगा जो अपने गेहूं देने के एवज में उसको उसके जूते की भी आवश्यकता हो। अगर वो गेहूं बेचना चाह रहा हो लेकिन उसे जूते की आवश्यकता नहीं हो, तो वह जूता निर्माता से उसका जूता नहीं लेगा और अपना गेहूं वो नहीं देगा। तो दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं की खरीदने की इच्छा रखते हो तो इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित, उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता था। जैसे आवश्यकता का दोहरा संयोग का अभाव था उस समय। अभी सुनने में बड़ा आसान हम लोग को लग रहा है कि एक व्यक्ति जो है जूता बना रहा है, उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो गेहूँ उपजा रहा है, उसे जूते की आवश्यकता हो, तो इस तरह दोनों एक दूसरे की वस्तुओं को विनिमय कर लेंगे और हो जाएगा। लेकिन आवश्यकता का दोहरा संयोग होना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा उसमें काफ़ी समय लग जाता था कि दूसरे एक दूसरे की वस्तुओं को वो खरीद सकें। दूसरी बात इसमें थी कि विभाजन की समस्या थी। विभाजन की समस्या क्या है कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं कि अगर उसको विभाजित कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार है और उस कार के बदले अगर हमें गेहूँ, चावल और आलू चाहिए, तो हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिस व्यक्ति के पास गेहूँ, चावल और आलू तीनों हों और उसके बदले वो हमारा कार वो लेने के लिए तैयार हो। और अगर हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो हमें कार को विभाजित करके फिर अलग अलग व्यक्तियों से वो सामान को हमको लेना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा करते हैं तो उस कार की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसी प्रकार मूल्य संचय की समस्या थी, अर्थात अगर वस्तु के रूप में हम किसी वस्तु के धन के रूप में अगर उसको हम संचय करना चाहें तो बहुत मुश्किल कार्य था। जैसे अगर हमारे पास एक धान ही है या गेहूं है या आलू है, तो अगर उसको धन के रूप में हम संचय करना चाह रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो वो लंबे समय तक वो रहेगा नहीं। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं आती थी। इसके बाद मुद्रा का प्रचलन आया हमारी अर्थव्यवस्था में, और मुद्रा जो है वो वस्तुओं के विनिमय में मध्यस्थता का काम करके आवश्यकता के दोहरे संयोग की ज़रूरत को वो खत्म कर दिया। इसलिए मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। और अब एक जूता निर्माता के लिए यह ज़रूरी नहीं रह जाता कि वह एक ऐसे किसान को ढूंढे जो उसके गेहूं दे और उसके बदले में जूते ले। अब एक जूता निर्माता के लिए बस ये ज़रूरी रह जाता है कि वो अपने ग्राहक को ढूंढे, उसे अपना जूता ले, मुद्रा प्राप्त करे और उस मुद्रा से बाज़ार से अपने आवश्यकताओं की जो भी वस्तुएं उनको आवश्यक हैं वो उनसे प्राप्त करें और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। इस प्रकार मुद्रा जो है वो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है।